एक 16-17 साल की खूबसूरत लड़की जब अपने घर से बाहर निकल रही थी, अचानक उसकी नज़र उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर पड़ती है। जैसे ही वो लड़की उस व्यक्ति को देखती है, वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि मन ही मन वो सोचने लग जाती है कि आज नहीं तो कल मैं इस लड़के से शादी ज़रूर करूँगी। और वो शादी करने की प्लानिंग भी मन ही मन शुरू कर देती है कि कैसे इस लड़के को इम्प्रेस किया जाए, इसकी नज़रों में आया जाए। इसके लिए वो बाकायदे इंतज़ार करती, जब भी उसका पड़ोसी अपने घर से बाहर निकलता तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती, उस पड़ोसी से नज़रें मिलाने की कोशिश करती कि अगर नज़रें मिलेंगी तो बात आगे बढ़ेंगी। और धीरे धीरे नज़रें मिलने भी लग जाती हैं। 1 महीना 2 महीना बीतते बीतते जैसा वो लड़की चाहती थी वो पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा था। धीरे धीरे वो नज़रें मिलाते मिलाते लड़के से बातचीत करने की भी कोशिश करती है और बातचीत करने भी लग जाती है। बातचीत के क्रम में अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है और उस लड़के से आने जाने को लेकर के टिप भी मांगा करती, कहती कि अगर आप मुझे वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी आप वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। लड़का भी धीरे धीरे अपनी कार में उसे बैठाने लगा और धीरे धीरे अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती है, लड़की पहले से ही तैयार थी उस लड़के से शादी के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, उसके पैसों को लेकर के, उसकी कार को लेकर के। तो वो एक दिन उस लड़के से अपने प्यार के इजहार भी कर देती है कि देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़का भी देखता है कि जब लड़की सामने से प्रपोज कर रही है प्यार के लिए, तो वो भी अपने प्यार का इजहार उस लड़की से कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं, बहुत समय तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से चलता है। इसी बीच अब लड़की देखती है कभी इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए, पति पत्नी का नाम दिया जाए, और इसलिए वो उस लड़के को कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। लड़का भी कहता है हाँ कहो। तो लड़की कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। जब ये बात वो उस लड़के को कहती है, यानी अपने पड़ोसी को, तो पड़ोसी कहता है देखो प्यार तक तो ठीक है लेकिन शादी सही नहीं है। तो लड़की पूछती है क्या कोई बात है? तो लड़का कहता है देखो मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है, और मैं उम्र में भी तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, लगभग 16-17 साल मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो ये रिश्ता सही नहीं है। तो लड़की कहती है जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको फिर क्या प्रॉब्लम है? तो लड़का देखता है कि भाई जब लड़की सामने से इस तरीके से बोल रही है तो वो लड़की के साथ रहने के लिए हामी भर देता है। लेकिन उसके सामने अब एक प्रॉब्लम थी कि उसकी पुरानी पत्नी, अब वो पुरानी पत्नी को धीरे धीरे नज़रअंदाज करने लग जाता है और उस लड़की के साथ क्लोज रिलेशनशिप में जाने लग जाता है। धीरे धीरे वो दोनों छिप छिपा करके एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों की ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही होती है। दोनों का एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने के बाद अब लड़की की लाइफ बहुत अच्छी थी, वो जिस तरीके का लाइफ चाहती थी वो लाइफ उसको मिल चुकी थी। अब लड़की को महसूस होता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसे लड़के की कमी है जो उसके उम्र का हो और वो उसे शारीरिक सुख दे सके। इन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो अब एक नए लड़के की तलाश में थी और उस नए लड़के की एंट्री हो जाती है उसकी लाइफ में। जैसे ही उसके हम उम्र का एक लड़का उसकी लाइफ में आता है, उसकी लाइफ का वो सबसे बड़ा भूचाल साबित होता है। वो लड़का उस लड़की के लाइफ में इस कदर हावी होता है कि उसके हावी होते ही इन तीनों के बीच, उस लड़की का जो पहला पति है और जो नया आशिक आया है, इन तीनों के बीच में एक कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को लगभग 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। जब पुलिस इस हाई प्रोफाइल परिवार में इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाती है तो हर कोई सोचने को मजबूर हो जाता है कि इतने हाई प्रोफाइल घरों में इस तरीके के भी हत्या को अंजाम दिया जा सकता है, इस तरीके की हत्याएं भी की जा सकती हैं जिसे पुलिस या लोगों से छिपा करके बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना और किन लोगों ने मिल करके किसकी हत्या की है, आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। नमस्कार, मैं सत्य सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु, जिसकी उम्र आज के समय में अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 35 वर्ष है। रीना सिंधु के पति जिनका नाम है रविंद्र सिंह, जिनकी उम्र है 54 वर्ष। ये वही रविंद्र सिंह है जिससे रीना जो थी इम्प्रेस हुई थी आज से लगभग 20 साल पहले। वो रविंद्र को अपने प्यार का इजहार करती है और रविंद्र जो थे वो दिल्ली के राजौरी के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि रविंद्र एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों का बिजनेस, लाइफ स्टाइल ऐसी कि कोई भी देख करके एक बार चकाचौंध हो जाए।
रीना भी इससे अछूती नहीं थी। रीना भी रविंद्र की लाइफ स्टाइल को देख करके इम्प्रेस होती है और आज से लगभग 20 साल पहले वो रविंद्र को अपने प्यार का इजहार करती है, ये जानते हुए भी कि रविंद्र पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है आशा और उसका एक बेटा है हर्षित। ये जानते हुए भी रीना रविंद्र से शादी करती है, शादी की बात के लिए मना भी लेती है और शादी कर भी लेती है। लगभग 20 साल पहले इन दोनों की शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो रविंद्र के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसकी पहली पत्नी जिसका नाम है आशा, आशा को कैसे इन रिश्तों से छिपाया जा सके। तो वो अपनी पहली पत्नी और पहले बेटे जो थे हर्षित को, इन दोनों को ले जा कर के अपने पुश्तैनी घर पर रख देता है। पुश्तैनी घर उसका दिल्ली में ही था, राजौरी से कुछ दूर हट करके वहाँ पर वो ले जा कर के अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो वापस आ जाता है अपनी नई पत्नी रीना सिंधु के पास। रीना सिंधु के पास आता है और दोनों वहाँ से प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब हम लोग कहीं अलग चल के रहा जाए, और इस कड़ी में वो दोनों देहरादून चले जाते हैं। देहरादून दोनों रहने लग जाते हैं। पहले तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और इस समझने में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शारीरिक संबंध तक बनता है। पति पत्नी का जैसा रिश्ता होता है उस रिश्ते को निभाना शुरू कर देते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और रविंद्र भी उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इसी विश्वास का नतीजा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करते हैं। शादी करने के बाद दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। इसी बीच एक लड़की भी हो जाती है। लड़की होती है तो जो रीना थी और जो रविंद्र थे दोनों खुश थे कि चलो एक लड़की की कमी थी परिवार में, वो भी आ गई है, अब सब कुछ सही है। रविंद्र इन चीज़ों को छिपा करके रखा था और वो अपनी पत्नी से भी अपने पुश्तैनी गांव जा कर के मिलता था। पत्नी मतलब पहली पत्नी जिसका नाम आशा, और अपने बेटे हर्षित से भी मिला करता था। लेकिन घर वालों को, पत्नी को उसके दूसरे शादी के बारे में पता नहीं था। ये सब सारी चीज़ें बहुत आराम से चल रही थी और रविंद्र को हमेशा एक चीज़ लगता था कि वो अपनी दूसरी पत्नी को आज तक कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। वो इतना कमा धमा रहा है, इतने करोड़ों की बिजनेस है और इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो वो अपनी पहली पत्नी को एक गिफ्ट देने के बारे में सोचता है। और गिफ्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो गिफ्ट होता है 3 मंजिला एक मकान। वो मकान जो काफ़ी हाई प्रोफाइल एरिया में बताया जा रहा है, मुरादाबाद के पॉश एरिया रामगंगा विहार में वो 3 मंजिला मकान खरीदता है और इस मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। इस मकान को वो अपनी दूसरी पत्नी रीना सिंधु को गिफ्ट के तौर पर देता और मकान की जो रजिस्ट्री होती है वो रविंद्र अपने और अपनी दूसरी पत्नी रीना सिंधु के नाम पर करवाता है। दोनों बहुत अच्छा चल रहा होता और रविंद्र जो था आमतौर पर अपने बिजनेस को लेकर के बाहर ही रहता था, घर पर कम ही रहता था। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, कभी पुश्तैनी गांव दिल्ली जाना तो कभी बिजनेस के सिलसिले में देश भर में कहीं ना कहीं जाते रहना। और इसी बीच रीना अपने आप को व्यस्त रखने के लिए फिजियोथेरेपी की दुकान खोलती है उसी मकान में, और जो कमरे वगैरह बचे हुए थे उन कमरों को किराए पर लगा देती थी और किराए पर लगा दी थी। किराया भी लगभग 1 लाख रुपए महीना आता था। उसी मकान में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के सैलून वगैरह भी खुल चुके थे। अब रविंद्र जो था वो कभी कभी आता तो उस मकान पे रहता था, ज़्यादातर समय उसका बाहर ही करता था। तो रीना भी अपने आप को व्यस्त कर चुकी थी फिजियोथेरेपी में। रीना का भी बिजनेस अच्छा चल रहा था, सारा कुछ सेटल हो चुका था, उसकी भी कमाई अच्छी हो रही थी। इसी बीच उसकी फिजियोथेरेपी में एक दिन एक लड़का आता है। उस लड़के से रीना की बातचीत होती है और बातचीत में पता चलता है इस लड़के का नाम पारितोष है और ये जो लड़का है, ये लड़का बिजनौर का रहने वाला है। बिजनौर के नगीना का रहने वाला है, सराय पुरैनी गाँव का रहने वाला है। अब जब रीना को ये बात पता चलती है कि ये लड़का अपने उत्तर प्रदेश का है तो वो उसके नज़दीक जाने की कोशिश करती है। लड़का भी लगभग रीना सिंधु के ही उम्र का था और बताया जा रहा है कि जैसे रीना सिंधु की उम्र आज लगभग 35 वर्ष थी, तो उसी के लगभग 32-33 साल का परितोष भी था। दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं। धीरे धीरे परितोष रीना से अपना प्यार का इजहार कर देता है। रीना भी उससे कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब इस प्यार को वो लोग अंजाम देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत नज़दीक आ जाते हैं। अब रीना को जो एक समय अपने पति की कमी खल रही थी, रविंद्र की कमी खलती थी, वो कमी अब परितोष के माध्यम से वो दूर करने लगी। अब उसे रविंद्र जो था अपनी लाइफ का एक रोड़ा लगता था कि रविंद्र की उम्र भी हो चुकी है और लगभग इससे 20 साल बड़ा है और इस समय रविंद्र की जो उम्र है लगभग 54-55 साल है।
तो वो मेरे लिए अब सूटेबल नहीं है। और मैं कहाँ मतलब मॉडर्न ज़माने की औरत हूँ, और यहाँ तक भी कि वो इंस्टाग्राम पर रील वगैरह भी बना करके अपना अपलोड करती थी। उसका इंस्टाग्राम पर जो आईडी है वो रीना संधू के नाम से है। तो वे सब सारी चीज़ें किया करती थी। तो अब परितोष की जब वो करीब जाती है तो अब सारी चीज़ें फिर वहाँ से सेटल हो जाती है। जो उसको शारीरिक तौर पर जो सुख था वो अब परितोष के माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो रविंद्र सिंह है, रीना का पति, उसको बिजनेस में घाटा होना शुरू हो जाता है। अब उसके जो दिन थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। बिजनेस में हर तरफ घाटा होता है। बैंक से जो उसने कर्ज लिया था, बैंक वाले कर्ज की रिकवरी कर रहे थे। जिन लोगों से उसने उधार लिया था वो भी अपने पैसे मांग रहे थे। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें वो सेटल करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए का उधार लेता है। उधार को चुकाने के लिए वो एक चेक दे देता है उस व्यक्ति को, और चेक जो होता है वो बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होता है तो रविंद्र के खिलाफ केस बैठ जाता है, और केस में रविंद्र जो था वो एक तरीके से भगौड़ा था, भागा फिर रहा था। और ये बात जो थी ये रीना को पता थी। रीना को ये सब सारी पता थी कि रविंद्र इस समय बैंक का भगौड़ा है और वो कर्ज को निपटाना चाहता है। एक दिन फिर रविंद्र जो था मौका निकाल करके अपने उसी मकान पर जाता है जो उन्होंने रीना को खरीद के दिया था मुरादाबाद में। उस मकान पर जाता है और रीना से बातचीत करता है कि क्यों ना इस मकान को हम लोग बेच दें। बेचने के बाद कुछ जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से जो भी कर्ज वगैरह है और जो बैंक का जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ सेटल्ड हो जाएगी, और फिर एक आराम से नई ज़िंदगी हम लोग शुरुआत करेंगे। बिजनेस भी ठीक ठाक हो जाएगा, मकान से किराया भी अच्छा खासा आ रहा। तो इन चीज़ों को लेकर के सारी प्लानिंग करता है। लेकिन रीना जो थी यहाँ पर वो चीज़ मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी उस लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहती थी जो उसने बचपन से देखा था। वो महंगे घरों में रहना, महंगी गाड़ियों से सफ़र करना, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, वो इन चीज़ों को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो वो सीधे रविंद्र को कह देती है, रविंद्र देखो तुम्हारे को बिजनेस में जो भी हो रहा है वो तुम समझो, घर वगैरह नहीं बिकेगा, ये मैं नहीं बेचने दूंगी। मैं फिर से वही झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पर आई हूँ। और ये बात रविंद्र को थोड़ा सा बुरी लगती है कि पत्नी हो और पति के दुख सुख में साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। फिर कोशिश करता है रीना को मनाने की, लेकिन रीना जब नहीं मानती है तो दोनों में आपस में झगड़ा भी होता है। और ये जो झगड़े की बात थी, रविंद्र को गुस्सा नहीं लगता है, लेकिन उसकी पत्नी रीना को इस चीज़ों का असर पड़ता है। अब वो इन चीज़ों की जो बातचीत थी, अपने और अपने पति की बातचीत, ये परितोष से कहती है कि परितोष ऐसी सी बात है, मेरे पति को बिजनेस में घाटा लगा और वो इस मकान को बेचना चाहते हैं। अगर वो इस मकान को बेचेंगे तो मेरी फिजियोथेरेपी की जो दुकान है वो भी बंद हो जाएगी और हमारा तुम्हारा मिलना भी बंद हो जाएगा। और ये बात जो थी अब परितोष को अखर लगती थी कि वो भी अब एक तरीके से लाइफ स्टाइल अच्छा जीता था, क्योंकि रविंद्र नहीं रहता था तो वो ही एक तरीके से अब रीना का पति बन चुका था। तो अब परितोष को भी ये चीज़ बुरा लगता है, और इन चीज़ों को लेकर के दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना रविंद्र को अगर रास्ते से हटा दिया जाए, जो इस समय उन दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा है, तो इन दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। और इन चीज़ों की प्लानिंग जो होती है वो प्लानिंग बहुत खौफनाक तरीके से होती है। ये प्लानिंग 31 मई की रात को की जाती है। 31 मई को प्लान किया जाता है, और प्लान के तहत रविंद्र को ये दोनों लोग मार करके लाश को एक जंगल में फेंक देते हैं। और जो लाश जब ये लोग फेंकते हैं, उस लाश को पुलिस लगभग 6-7 दिनों के बाद बरामद करती है। और ये जो लाश फेंकी गई थी, ये लाश कोटद्वार में दुगड्डा जगह पर 5 जून 2025 को पुलिस बरामद करती है। जब पुलिस को इस लाश के बारे में सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है, तो लाश इतनी ज़्यादा गल चुकी थी कि जिसे पहचान पाना काफ़ी मुश्किल था। खैर फिर भी पुलिस लाश को लेती है। पुलिस पहले दफ़ा में समझती है कि शायद एक्सीडेंट का ये मामला होगा, सड़क के किनारे एक्सीडेंट हुआ होगा और लाश इधर गिर गई है। वो लाश को लेकर के पंचनामा वगैरह करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस भी शांत बैठ जाती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2-3 दिन बाद निकल करके आती है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। पुलिस को पता लगता है कि ये व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, इसे किसी ने मार करके बेरहमी के साथ कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद यहाँ पर फेंक दिया है। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। एक तो व्यक्ति के बारे में पता करना, और उसको मारने के तरीके के बारे में पता करना, और कौन मारा है ये पता करना। ये 3 सवाल पुलिस को ढूंढने थे। अब इन सवालों को ढूंढने के लिए पुलिस उस इलाके में पहुंचती है जहां पर ये लाश मिली थी। अब उस इलाके के लगभग 1.5-2 महीने के अंदर का सारा CCTV कैमरा खंगाला जाता है।
पुलिस हर एक सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है और एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को एक S500 जो गाड़ी है 4 व्हीलर वो दिखाई देती है। वो गाड़ी उस इलाके में जहाँ पर कोटद्वार के जो दुगड्डा इलाका है जहाँ पर लाश मिली थी, उसी इलाके में ये कार गई है और कार गई कुछ देर बाद फिर से वापस ये निकल गई है उसी रोड पर। पुलिस उस कार को शक की निगाह में लेती है, उस कार के बारे में पता की जाती है तो पता लगता है कि ये जो कार है ये दिल्ली के राजौरी के रहने वाले रविंद्र सिंह की है। जब रविंद्र सिंह की शिनाख्त तो हो जाती है कि ये रविंद्र सिंह है, तो उनके भाई को इस लाश के बारे में खबर की जाती है। भाई जो थे उनके राजेश कुमार, जो कि दिल्ली में ही रहते थे पुश्तैनी मकान में। राजेश कुमार को जब ये खबर दी जाती है, राजेश कुमार को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपके जो भाई हैं रविंद्र सिंह, उनकी हत्या की गई है। तो अब राजेश के सामने ये सवाल था कि आखिर हत्या किसने की है। तो राजेश को ये चीज़ पता था कि उसका जो भाई है वो किसी दूसरी पत्नी के साथ यानी रीना सिंधु के साथ देहरादून में रह रहा है। देहरादून के बाद वो मुरादाबाद में उसको फ्लैट भी खरीद के दिया है। अब ये बात जब वो पुलिस को बताता है तो पुलिस उस पूरे सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखती है। तो सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बैठी होती है और एक व्यक्ति जो था उस कार को चला रहा था। जब महिला के बारे में पता चलता है, उस महिला के बारे में पुलिस पता लगाती है तो पता लगता है कि ये महिला मुरादाबाद के उसी 3 मंजिला मकान में रह रही है। जब पुलिस रीना सिंधु के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो पहले रीना सिंधु मामले को बहुत घुमाती है, इधर उधर की बातें करती हैं। लेकिन जब पुलिस का दबाव उस पर पड़ता है, पूछताछ की जाती है कि जो तुम्हारा पति है रविंद्र सिंह, उसकी कार कहाँ पर है, तो कार बताती है कि उसकी कार नोएडा में है। तो पुलिस पूछती है कि उसकी कार को नोएडा कौन ले गया है, तो वो पहले घुमाती है कि पता नहीं कौन ले गया होगा, शायद रविंद्र सिंह ले गया होगा। लेकिन जब पुलिस उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, फॉरेंसिक के जो साक्ष्य होते हैं वो दिखाती है, तब रीना सिंधु की ये चीज़ समझ में आ जाता है कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। तो वो अपने पूरे जुर्म को बयां करती है। वो कहती है कि 31 मई को हम लोगों ने प्लान के तहत रविंद्र, जो उसका पति है, रीना सिंधु का पति और जो वो बिजनेसमैन, उसको बुलाती है 31 मई को अपने प्रेमी परितोष के गांव। परितोष जो कि बताया जा रहा है कि वो बिजनौर के नगीना में रहने वाला सरायपुरैनी गांव का, वहां पर रविंद्र को बुलाती कि अपने साथ लेकर के जाती है और कहती है कि मेरा फिजियोथेरेपी का पेशेंट है, उसके पास चलना है, थोड़ा मिल करके हम लोग आते हैं। जब रविंद्र अपनी पत्नी रीना के साथ परितोष के घर पर पहुंचता है तो वहाँ परितोष पहले से इंतजाम किया हुआ था नशे वगैरह का। वहाँ पर रविंद्र को रीना जो थी काफ़ी नशा वगैरह करवाती है। रविंद्र अपने होशो हवास में जब नहीं रहता, ये चीज़ परितोष और रीना अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि अब रविंद्र अपने होश में नहीं है। तो रीना रविंद्र के हाथों को पकड़ लेती है, दोनों हाथों को पकड़ती है और कहती है परितोष से कि परितोष अब इसको ख़त्म कर दो। परितोष तुरंत जो फावड़े का इंतजाम पहले से करके रखा था, वो फावड़े का ताबड़तोड़ वार रविंद्र पर करना शुरू कर देता और तब तक वार करता है जब तक रविंद्र की मौत नहीं हो जाती है। रविंद्र को मारने के बाद जब ये लोग सोचते हैं कि अब ये मर चुका है, तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए 2 जून को ये लोग कार लेकर के निकलते हैं। शाम को कार लेकर के निकलते हैं और इलाके ढूंढते हैं और ये इलाका जो इनको मिलता है वो इलाका वही कोटद्वार में दुगड्डी के पास मिलता है और वहाँ पर ये लाश को ले जा कर के फेंक आते हैं झाड़ियों में, जिससे सबूत को ख़त्म किया जा सके और कार को ले जा कर के ये बाकायदे नोएडा में खड़ा कर देते हैं, जिससे ये लगे कि एक्सीडेंट का ये मामला था और रविंद्र एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन इस पूरे मामले का जब पुलिस खुलासा करती है तो हर कोई सुन करके चौंक जाता है। हर व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबा लेता है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या जिस तक ये कहानी या घटनाएं पता चली है। हर कोई उस राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पर एक नई दुल्हन बनी पत्नी अपने पति को इस बेरहमी के साथ कत्ल कर देती है। वहीं इस घटना में जहां पर एक महिला केवल पैसों की खातिर अपने पति के साथ रही और उसके बाद एक दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को केवल पैसों के लिए मार दिया। अपने आप में ये घटना बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है। इन कहानियों और घटनाओं को सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस घटना को अंजाम देने का एक ही वजह निकल कर के आया, जो मेरी नज़र से समझ में आ रहा है कि पैसों की खातिर जो रीना है वो किसी की नहीं थी, ना तो अपने पति की हुई, ना अब प्रेमी भी मिलेगा
ना खुद की उसकी ज़िंदगी बेहतर रहने वाली है। अब सलाखों के पूछे उसकी सारी ज़िंदगी कटेगी। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर ली है, गिरफ्तार करके अदालत में पेश की है। अदालत के द्वारा इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। आगे जो कानूनी प्रक्रिया केस वगैरह चलेगा समय के साथ, और जो भी सज़ा होगी अब इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना और कहानी को लेकर के? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कैसी लगी आपको ये कहानी और घटनाएं। अगर हमारा तरीका और कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।